cos क्यूब इज इक्वल टू क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा ट्रू है। तो देखो भाई ये चीज़ अचीव करने के कई तरीके हैं। सबसे मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ, मेरे दिमाग में तीन तरीके भी आ रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप एक ही जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। जैसे मैं एक ही जगह 0 डिग्री पुट कर दूँ, मान लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन कोस ये इन्वॉल्व है। तो अगर मैं एक ही जगह कोई भी एंगल पुट करूँगा यहाँ पर, तो होएगा क्या, तो एक ही जगह कुछ भी अगर एंगल पुट करूँगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो पी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्यू के बराबर है, तो क्यू की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो पी और क्यू की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और मैं देख लूंगा पी और क्यू की वो वैल्यू रख के कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे ही मैंने साइन और कोस देखा, तो ये काम मैं मेंटली भी कर सकता हूँ कि ए को मैंने 0 पुट किया, और ए को जैसे ही 0 पुट किया ये टर्म खत्म हो गई, साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1, तो पी की वैल्यू 1 आ गई, साइन वाला टर्म खत्म हो गया ए 0 से, और क्यू की वैल्यू भी 1 आ गई। और पी और क्यू दोनों की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो पहले वाली तो गलत है, 1 माइनस 3 प्लस 1, ये तो उतना आना चाहिए -1, ठीक है। दूसरे वाली ठीक है, तीसरे वाली ठीक है, चौथे वाली गलत है। तो लेकिन ए इक्वल टू 0 पुट करने पे दोनों ट्रू आ रही है भाई, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते थे, देखो, या तो हमने ए इक्वल टू 0 पुट कर लिया, या फिर अगर हमें पहले ही डाउट हो जाता है कि भाई 0 पुट करने पर ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को देखकर, तो आप पहले ही ए की अलग वैल्यू पुट कर सकते थे, या आप पुट कर सकते हो, कोई अलग बात नहीं है, कोई खास टाइम नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो 45 डिग्री अपनी फेवरेट, जिसके अंदर साइन और कोस बराबर है। तो साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2, तो दैट इज √2, पी की वैल्यू आ गई। और फिर से यहाँ पर 45 रखने पर 1/2√2 प्लस 1/2√2 यानी कि 2/2√2 यानी कि 1/√2। क्लियर, ये काम आप खुद कर सकते हो, बिकॉज जो ये गुड क्वेश्चन की सीरीज है एटलीस्ट 3 बार जब आपने सिलेबस रिवाइज किया है उसके बाद आपने देखनी है, तो मैं इस हिसाब से आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो भाई पी और क्यू की वैल्यू आ गई, अब हम इन दोनों के अंदर पुट करके देख लेते हैं, बी और सी के अंदर। तो अगर मैं बी के अंदर पुट करूँ कि क्यू क्यूब यानी कि 1/√2 का क्यूब यानी कि 1/2√2 माइनस 3 क्यू यानी कि 3/√2 प्लस 2p यानी कि 2√2, दिस इज इक्वल टू 0, कि भाई ये इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये ऊपर नीचे रूट से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6/2√2, तो ये -6 ये +1, तो -5/2√2 प्लस 2√2, ये 0 किसी भी हालत में नहीं दिखा, तो ये वाला भी ट्रू नहीं होएगा, तो ट्रू हो जाएगा ऑप्शन सी। बाय डिफॉल्ट इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करोगे ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा। तो सबसे पहला तरीका क्या था, किसी भी क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करो, अगर आप वैल्यू पुट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड तरीका, अगर आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो देखो काफ़ी ईजी है, इन चीज़ों को देखकर आपको वो भी स्ट्राइक होना चाहिए। यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो वो स्ट्राइक होना चाहिए डेफिनेटली। क्यों नहीं स्ट्राइक होगा वो, कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर मैं एक्सपेंड करूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है जी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए। और जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमें एग्जाम में लिखना नहीं है, हमें पता है साइन ए प्लस कोस ए पी है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ पी इंटू, आगे मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आएगा, तो डेफिनेटली 1 होएगा आगे ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस ए बी मतलब माइनस साइन ए कोस ए इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ पर साइन ए प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने पी सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पी होगी। अब आगे देखो भाई, हमें क्या चाहिए, हमें एक इक्वेशन चाहिए पी और क्यू के टर्म में, लेकिन ये साइन है कोस है, इसको किसी न किसी तरह गायब करना पड़ेगा। तो इसको कैसे गायब कर सकते हो, तो इसको गायब आप कर सकते हो मैं भाई, अगर आप यहाँ से सहारा लो, यहाँ से अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 2ab वाला टर्म आता है, जो कि जिसके अंदर साइन और कोस की मल्टीप्लिकेशन होगी, साइन और कोस की गुणा होगी, तो वहां से हमें साइन a इंटू कोस की वैल्यू मिल जाएगी ना। कैसे मिल जाएगी, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो जब आप स्क्वायर करोगे a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो वो नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 साइन ए कोस जो हमें चाहिए। तो याद रखना, साइन ए प्लस कोस इस तरह की टर्म होगी तो स्क्वायर करने पर हमें इसी की वैल्यू इजीली मिल जाती है, इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर क्या था, इस 1 को उस साइड भेजता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1 साइन ए इंटू कोसे की वैल्यू से ये हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1/2। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हो जाएगा 2 माइनस, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा जी प्लस, तो 2 + 1 ये क्या हो जाएगा जी 3 माइनस पी स्क्वायर, इस 2 को मैं उस साइड भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 2 क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया 3p माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो अब ये क्या हो गया, जब आप इन दोनों को उस साइड भेज दोगे तो पी क्यूब माइनस 3p प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ऐसे स्प्लिट कर लो। या फिर मैंने क्या बोला था कि तीसरा तरीका को ध्यान में आया कि तो वैल्यू पुट करता हूँ, उसके बाद ये दोनों तरीके एक जैसे ही हैं, दूसरा और तीसरा, या तो मैं इसको स्प्लिट कर दूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर ये कर सकता हूँ कि भाई इसका क्यूब कर दूँ दोनों तरफ। अगर मैं इसका दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा जी p, तो इंटू p इज इक्वल टू पी क्यूब। क्लियर है। तो साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए ये हमें यहाँ से मिल जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू क्यू है, तो चलो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। तो फिर से हमारे सामने क्या चैलेंज है, फिर से हमारे सामने चैलेंज है भाई साइन ए और कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू निकालना। तो ये हम कहाँ से निकालेंगे, ये हम वहीं से निकालेंगे, इसको स्क्वायर करके, और इसको स्क्वायर करके हमारे सामने क्या वैल्यू आई थी इस चीज़ की, पी स्क्वायर माइनस 1/2 ये आ गई थी। तो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम सोल्व करेंगे, तो डेफिनेटली हम ऑप्शन सी तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
अगर x की वैल्यू इसके बराबर है तो भाई x की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये सब हमें बताना है। चलिए अभी बताते हैं x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, मतलब इस एक्सप्रेशन की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँगा साइन और कोस के टर्म्स में, बिकॉज उन चीज़ों से मैं इजीली डील कर लेता हूँ, आप भी उनसे इजीली डील कर लेते होगे। तो चलिए अभी टर्न कर देते हैं। तो भाई सेकंड स्क्वायर थीटा ये ना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। काफ़ी सारे काम को इसमें से मेंटली हम कर सकते हैं। माइनस ये क्या है, साइन बाई कोस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई लिख के बताना पड़ेगा ना आपको, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। ऊपर जब आप कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इसके डिवीजन में आएगा कोस स्क्वायर थीटा जब ऊपर एलसीएम लोगे ये इसके अंदर। लेकिन नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब एलसीएम लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो इसलिए मैं एलसीएम वाला पार्ट लिख नहीं रहा हूँ, ये ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे। नीचे एलसीएम लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब हमारी जो एक्सप्रेशन है वो भाई इतने में रिड्यूस होगी, वो सिर्फ इतनी रहेगी। हाँ, तो अब हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है साइन, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्रेशन है, बाकी तो 1 है, बाकी तो नंबर है। तो क्या इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है इस एक्सप्रेशन की? ये मैंने आपको बताई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पर डिराइव करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे ये हमने डिराइव की, वो एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि साइन के आगे कुछ भी एंगल हो, साइन के आगे आप कुछ भी रख लो, साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाता है। अरे भाई ये बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसी तरीके से जाता है कि भाई ऊपर जो साइन का ग्राफ हो मैक्सिमम +1 को टच करता है, और मैक्सिमम नीचे से नीचे जो है साइन का ग्राफ, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, ठीक है, वो -1 तक जाता है। मतलब साइन की जो वैल्यू हो -1 से +1 तक है, चाहे साइन के आगे कोई भी एंगल हो, 0 डिग्री हो, 250 डिग्री हो, 2005 डिग्री हो, कुछ भी डिग्री हो। तो साइन की मिनिमम वैल्यू है मेरे भाई -1 और मैक्सिमम वैल्यू है मेरे भाई +1, ठीक है। देन अगर मैं साइन के आगे कुछ भी रख दूँ, x 2x 3x 4x मैटर नहीं करता, मतलब कुछ भी एंगल दुनिया का रखेंगे, इसकी मैक्सिमम +1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। तो साइन के आगे अगर मैं 2 थीटा रखता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू है भाई -1 2 +1। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर 2 है तो -1/2 एंड +1/2, तो साइन थीटा और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू +1/2 है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ये -1/2 से कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती और +1/2 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वही एक्सप्रेशन हमारे सामने है, क्लियर है। तो चलिए हमें क्या चाहिए, हमें इस पूरी एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम इनमें से कोई भी एक पुट करके देखेंगे कि कौन सी पुट करने पर, जब अगर थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसके लिए मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2, तो थीटा की उस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बनती है वो देखते हैं। मतलब थीटा की वो वैल्यू जब साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1/2 है तो ये बन जाएगी 1 माइनस -1/2। तो 1 माइनस -1/2 मतलब कि 1 + हाफ यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाय 1 + -1/2, तो 1 + -1/2 यानी कि 1 - 1/2, तो ये हो गया भाई 3। तो थीटा की एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। और जब थीटा की वो वैल्यू, एंगल की वो वैल्यू जब साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू होगी ये, उस वक्त ये पूरी एक्सप्रेशन क्या वैल्यू लेती है वो भी देख लेते हैं। तो जब हम हाफ पुट करेंगे तो 1 - हाफ अपॉन 1 + हाफ, तो क्या हो गया 1/2 अपॉन 3/2 यानी कि 1/3। तो भाई ये जो एक्सप्रेशन है अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रही है 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रही है 3, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम पर इसने मिनिमम क्यों अचीव की, ये इसलिए अचीव की क्योंकि ऊपर नेगेटिव का नंबर है, ठीक है, ऊपर नेगेटिव का नंबर है, तो जो डिनोमिनेटर वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं भी लेनी है, वैल्यूज पुट करो, देखो मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है वो भी एनफ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये x के बराबर थी, तो मेरे भाई x की जो मिनिमम वैल्यू है 1/3 है, 1/3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C विद BC इज इक्वल टू A, तो चलिए भाई बना देते हैं राइट एंगल एट C, तो ABC with BC is equal to A and AC is equal to B. If P is the length of the perpendicular from C on AB, तो C से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी लेंथ है भाई P, ठीक है। देन वी ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मुझे तो एक इनकी रिलेशन याद है, मैंने आपको करवाई भी है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन के अंदर, कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री के कोण वाले सिर से एक परपेंडिकुलर एक लंब डाला जाता है, तो 1 बाय उस लंब की लंबाई अगर P है तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। अगर 90 डिग्री का एंगल से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल जिन दो साइड्स के बीच में है वो दोनों यहाँ पर एंटरटेन करेंगे 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p², और यहाँ पर इन्होंने इसी को दिया होगा, इनकी शक्ल देख कर पता लग रहा है, ठीक है। मैं आपको ये ड्राइव करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार यहाँ से देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं a² और b² का एलसीएम लूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जी a² प्लस b² और नीचे हो जाएगा a² इंटू b²। तो देखो a² इंटू b², इसको आप लेकर जाओ उस साइड और इस p² को इस साइड, तो ये हो जाएगा a² b² इज इक्वल टू p² इंटू a² प्लस b², और यही चीज़ यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर गिवन है। क्लियर है, ये रिजल्ट बार बार यूज होता है इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको रिजल्ट याद हो गया होगा, और अगर हमें ये रिजल्ट याद ना भी हो तो इस रिजल्ट तक कैसे पहुँचते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे भाई, आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसको दो तरीके से लिखना है। एक तो हम इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बेस मानूँ BC को,
तो हाफ इंटू बेस इंटू तो हाइट हो जाएगा बी, तो हाफ इंटू बी इज इक्वल टू दिस। और अगर मैं इस साइड को बेस मान लूँ, ठीक है, और इस साइड को हमने यहाँ पर इसकी लेंथ मान ली मैंने सी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। वैसे जो अपनी वो फॉर्मूला है कि भाई 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², ये जो रिजल्ट है उसके अंदर p, b और a ये तीनों इनवॉल्व हैं, सी इनवॉल्व नहीं है, तो हमें सी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा थोड़ी देर में। तो सी से कैसे पीछा छुड़ाओगे अभी बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b² राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसको यूज कर लेंगे और हम इस रिजल्ट तक इजीली पहुंच जाएंगे। रास्ते में हमें ये फॉर्म भी मिलेगी इस रिजल्ट की। तो देखो, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ इंटू ए इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू अगर सी को बेस माने तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी पी, तो हाफ से हाफ गया दोनों साइड। अब मेरे भाई हमने क्या करना है, हमने कुछ इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करना है जिसके अंदर सी ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा ताकि सी के स्क्वायर को मैं इससे रिप्लेस कर पाऊँ। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, a² b² इज इक्वल टू c² इंटू p², और c² को मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे। तो चलिए अभी रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया a² प्लस b² इंटू p²। और अब अगर मैं यहाँ पर इस p को इस साइड लेकर जाऊँ और इसको इस साइड लेकर जाऊँ, क्योंकि 1/p² ऐसे प्रोड्यूस करना है, तो p को मैं उस साइड लेकर गया 1/p² इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया a² प्लस b² ओवर a² b²। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² जैसा है। और अगर आप प्रश्न में रुकते हो तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर एग्जामिनर ने लिखी है, वो फुल फ्लेज भी लिख देता है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। Two equal circular regions of greatest possible area are cut off from a given circular sheet of area A। तो गिवन सर्कुलर शीट है एरिया ए की। तो यहाँ पे इसने बताया क्या है, एग्जामिनर ने बताया कि भाई दो इक्वल सर्कुलर रीजन काटे हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया की। इसका क्या मतलब है कि बड़े से बड़े पॉसिबल दो सर्कल काटे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, कोई भी एक सर्कल काट, दोनों बराबर एरिया के हमने काटने हैं, तो अगर आप कोई भी एक सर्कल काटते हो यहाँ से और दोनों बराबर एरिया के हैं, तो दूसरे सर्कल को, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा भाई ये, हाँ, तो दूसरे सर्कल को आप यहीं से काट पाओगे अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का आपने काटना है दोनों सर्कल को, ठीक है। यही वे है कि उसके डायमीटर के अलॉन्ग हम काटें, ठीक है। चलो ये जैसे भी ड्रॉ हो गए वैसे ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये डायमीटर है और इसके अलॉन्ग इसको टच करते हुए सर्कल हमने काटे हैं, सर्कल को टच करते हुए ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि अगर इस पूरे सर्कल का एरिया ए है तो उसने बताया और हमने दो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया के सर्कल्स काट लिए, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया कितना बचेगा, ये। तो मेरे भाई रिमेनिंग कितना बचेगा उसके लिए अगर आपको ये बताओ कि हमने काट कितना लिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा हम इजीली बता सकते हैं। तो चलिए आपको एक सुंदर सा रिजल्ट बताता हूँ, रटना नहीं है उसको, ध्यान से समझना है, आपको मजा आ जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, दो सर्कल्स के एरिया को जब हम कंपेयर करते हैं, मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक बड़ा सर्कल है। अगर मैं दो सर्कल्स के एरिया को कंपेयर करूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि इसका रेडियस x है और इसका रेडियस जो है वो x/2 है। आपने छोटे सर्कल का एरिया बताना है कितना है बड़े के कंपेरिजन में, तो छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो बड़े के कंपेरिजन में हाफ है। अगर रेडियस हाफ है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया के अंदर रेडियस का स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, तो हाफ का स्क्वायर। अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस हाफ तो एरिया 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका रेडियस 1/3 है तो एरिया 1/9 हो जाएगा, बड़े वाले के कंपैरिजन में 1/9। तो आपने यहाँ पर कोई भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है। देखो, बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर है ब्लू कलर का, तो उसके ऊपर छोटे वाले कितने सर्कल्स का डायमीटर आ गया, छोटे वाले दो सर्कल आ गए ना, तो छोटे वाले सर्कल्स का जो डायमीटर है वो आधा है बड़े वाले सर्कल के कंपैरिजन में। और अगर डायमीटर आधा है तो रेडियस भी आधा है, क्योंकि डायमीटर रेडियस का हाफ होता है। तो जैसे ही आपने देखे कि यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, तो यानी कि ये इसके आधे आधे हैं, तो यहाँ पर अगर दो सर्कल्स हैं तो उनका जो रेडियस है, अब मैं सिर्फ एक सर्कल की बात कर रहा हूँ, हर एक सर्कल का, मान लो मैंने सर्कल नंबर इस ए, जिस सर्कल का नंबर 1 है, सर्कल नंबर 1 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ बड़े वाले से। सर्कल नंबर 1 का जो रेडियस है वो बड़े वाले के कंपैरिजन में हाफ है। अगर रेडियस हाफ है तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हो जाएगा जी 1/4। तो इस सर्कल ने 1/4 एरिया घेर रखा है, और ऐसे ऐसे कितने सर्कल हैं, ऐसे ऐसे दो सर्कल हैं, दोनों ने 1/4 एरिया घेर रखा है, तो कुल मिलाकर दोनों ने हाफ एरिया घेर रखा है। तो अगर इन दोनों ने हाफ एरिया घेर रखा है, यानी कि a/2 एरिया घेर रखा है हाफ, तो बाहर कितना बचा, तो बाहर भी हाफ बचा आधा, तो बाहर बच गया a/2, तो मीन्स दैट इज ऑप्शन है, क्लियर है। और आगे से इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं, क्यों, देखो हम एक बार नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ा के देख रहे हैं कि मामला क्या है, ठीक है। ये सर्कल बढ़ाते हैं भाई, ये लो, देखो अगर मैं यहाँ पर 3 सर्कल कर दूँ, अब ये बताओ जो बड़े वाला सर्कल है उसके डायमीटर पर छोटे वाले कितने सर्कल्स के डायमीटर आ गए, 1 2, क्योंकि मैंने 3 बनाए हैं 3 पे, तो मतलब 3 डायमीटर आ गए ना छोटे सर्कल के, तो इनका रेडियस भी 1/3 है, बड़े वाले सर्कल के कंपैरिजन में 1/3 इनका रेडियस है, तीसरे हिस्से का रेडियस है। अगर रेडियस 1/3 आपको सीधा दिख रहा है, 3 सर्कल है उसके डायमीटर पर आ रहे हैं, रेडियस 1/3 है, तो हर सर्कल का एरिया 1/9 होगा रेडियस का स्क्वायर। और ऐसे ऐसे 3 सर्कल हैं, एक सर्कल ने 1/9 एरिया घेर रखा है, तो 3 सर्कल्स ने कितना, तो 3 सर्कल्स ने 1/3 एरिया घेर रखा है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर पर 2 सर्कल्स बनाओगे तो वो 1/2 हाफ एरिया घेर लेंगे वो दोनों सर्कल मिलाकर। अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर पर 2 सर्कल्स बनाओगे, 2 बनाए तो हाफ एरिया घेर लेंगे, 3 बनाए तो सारे मिलाकर 1/3 एरिया घेर लेंगे। ऐसे ही अगर आपने किसी भी सर्कल के डायमीटर पर इक्वल रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने इक्वल रेडियस के 4 सर्कल्स बना दिए तो सारे मिलकर हर एक का रेडियस 1/4 होगा, 1/16 एक का एरिया होगा, ऐसे ऐसे 4 हैं तो सारे मिलकर 1/4 एरिया घेर लेंगे पूरे सर्कल का। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पर 2 सर्कल हैं,
तो इन्होंने हाफ एरिया घेर लिया होगा, तो हाफ एरिया बाहर पड़ा होगा, तो आंसर इज A/2, टोटल एरिया ए था। तो इसको रटना नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। रटा होगा तो आप भूल जाओगे। मैं भी रिजल्ट्स को भूल जाता हूँ जो बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ नहीं होते, बिना वजह क्यों रटूँ, जो बार बार यूज़ नहीं होते, बट थोड़ी सी नजर मारते ही अगर आपने समझा है तो तुरंत चुटकियों में एग्जाम में बहुत जल्दी आप उस रिजल्ट तक पहुंच भी जाओगे। हाँ, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव रिजल्ट्स हैं उनको आप लिखो कहीं पर और उनको याद रखो। हाँ, बिना वजह के रिजल्ट्स को रटना नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में याद रहेंगे। ए रीजन ऑफ एरिया ए बाउंडेड बाई ए सर्कल सी इज डिवाइडेड इनटू n रीजन्स, ठीक है। तो एक रीजन है भाई, एक सर्कल है, सर्कल सी, ए रीजन ऑफ एरिया ए, ये रीजन मतलब ये जो इलाका है इसका जो एरिया हिस्सा क्षेत्रफल है वो है ए मीटर स्क्वायर या ए यूनिट स्क्वायर, ए स्क्वायर मीटर। ईच ऑफ द एरिया ए एन, तो ये n रीजन में डिवाइडेड है, n हिस्सों में इस एरिया को डिवाइड रखा है, इस सर्कल के एरिया को, ठीक है भाई। ईच ऑफ एरिया ए बाई एन, ए रीजन ऑफ एरिया ए बाउंडेड बाय सर्कल सी इज डिवाइड रखा है n रीजन में, n इलाकों में इसको डिवाइड कर रखा है। पता नहीं कैसे डिवाइड कर रखा है, एक बार देखते हैं। ईच ऑफ एरिया ए बाई एन मतलब कि बराबर बराबर एरिया में, अगर टोटल एरिया ए है तो इसको n इलाकों में बांट रखा है और हर एक इलाके का एरिया है 1/a/n, बराबर बराबर इसमें है। बाई ड्रॉइंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 r2 r3 rn-1 सच दैट r1 लेस देन r2 लेस देन r3, अलग अलग सर्कल बनाए हैं अलग अलग रेडियस के, और वो बनाकर इस एरिया को बराबर हिस्सों में बांटा है, ताकि r1 सबसे छोटा सर्कल है, फिर r2 से बड़ा है, r3 उससे बड़ा है, एंड सो ऑन। कंसेंट्रिक विद सर्कल सी, कंसेंट्रिक मतलब कि जिनका सर्कल सेम, जिनका सेंटर सेम हो, यानी कि इन्होंने अगर मान लो ये सेंटर है तो ऐसे सर्कल्स बना रखे हैं, ऐसे। फिर अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे करके ये जितने भी एरियाज में इस रीजन को इन्होंने बांटा है, जैसे ये वाला, ये जो बाहर वाला, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, इन सब का एरिया बराबर है, बराबर एरिया में बांट रखा है इन्होंने ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पर बड़े जल्दी जो अंदर वाला सर्कल है सबसे छोटा, उसकी रेडियस है r1, उससे बड़े वाले की r2, उससे बड़े वाले की r3, उससे बड़े वाले की r4। बहुत ही जल्दी आप इन सब की रेडियाई, इनका रेडियस निकाल सकते हो इजीली, ज़्यादा देर नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे निकाल सकते हो वो भी बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनो। देखो देखो, हमें ये पता है कि अगर मैं ये जो अंदर वाले सर्कल का जो एरिया है ये, अगर मैं इसको 1 यूनिट मान लूँ, पहले बार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लो सिर्फ 2, मान लो हमारे पास 2 सर्कल हैं और हमने ये जो बड़े वाले सर्कल के अंदर जो रीजन है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, जैसे यहाँ पर हमने n बराबर हिस्सों में बांट रखा है। अंदर अगर एरिया 1 यूनिट है तो ये वाला एरिया भी 1 यूनिट है, बाहर वाला, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, मतलब बराबर बांट रखा है। तो अब देखो, आपने कभी भी इस छोटे सर्कल को बाहर वाले रिंग से कंपेयर नहीं करना, ये जो रिंग है ना, अंदर वाले का एरिया भी 1 है, बाहर वाले का ना। जैसे आप कोन के अंदर, जो कोन का फ्रस्टम है उसके अंदर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि हमेशा छोटे कोन को और बड़े कोन को फ्रस्टम के अंदर कंपेयर करो, हमेशा कोन्स को कंपेयर करो, नीचे वाले टूटे हुए हिस्से को नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर आप कंपेयर करोगे 2 सर्कल्स को कि भाई जो अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना, अंदर वाले सर्कल का एरिया 1 यूनिट, तो जो सबसे बड़ा सर्कल है इसका एरिया 1 यूनिट, इसका एरिया 1 यूनिट, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा 2 यूनिट, छोटे वाले का, स्मॉलर का 1 यूनिट, अंदर वाले का, तो बड़े वाले का 1 ये और 1 ये रिंग का 2 यूनिट। तो अगर एरिया का ये रेशियो है तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा, तो भाई एरिया के लिए हम स्क्वायर करते हैं तो रेडियस के लिए रूट करेंगे, तो 1:√2, ठीक है। तो सिमिलरली यही चीज़ देखो, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा, अगर मैंने ये मान लिया कि अंदर वाले सर्कल का एरिया 1 है, इससे बाहर वाला ये जो रीजन है इसका एरिया भी 1 है, इससे बाहर वाले का सारे बराबर है ना, तो मैं 1 1 1 1 मान सकता हूँ ना, सारे बराबर है, इनका रेशियो मैंने ले लिया। तो अब देखो इनका एरिया मैंने मान लिया, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना है, अंदर वाले सर्कल का एरिया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया इस साइड, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया है 1, उससे बड़े वाले सर्कल के अंदर 2 बार 1 आया है, तो उससे बड़े वाले सर्कल का एरिया है 2, उससे बड़े वाले गुलाबी सर्कल के अंदर 3 बार 1 है, उसके बड़े वाले सर्कल का एरिया 3, उससे बड़े वाले का 4 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटे सर्कल का एरिया, फिर उससे बड़े सर्कल का एरिया, उससे बड़े सर्कल का एरिया, उनके एरियाज के रेशियो हैं ये, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो गिवन है तो भाई स्क्वायर रूट मारो। तो देखो सबसे छोटे वाले सर्कल का एरिया रेडियस √1, उससे बड़े वाले का √2, उससे बड़े वाले का √3, उससे बड़े वाले का √4 एंड सो ऑन, उससे बड़े वाले का √5, सबसे आखिर वाले का √10। समझ में आ गई बात। हो सकता है आपको पहली बार सोचने में इसमें टाइम लगा हो, अदरवाइज अगर आप ठीक डायरेक्शन में सोचते हो तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, आगे से आप इस तरह के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे डेफिनेटली। तो हमें हर एक सर्कल के रेडियस का अंदाजा हो गया। अब देखो हमें अभी तक कोई खास कैलकुलेशन करनी पड़ी है, ये सारा मेंटल गेम था अभी तक का, कैलकुलेशन का गेम नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं अगर कैलकुलेशन के नॉलेज का गेम होता है कि नहीं। आगे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, आगे एग्जामिनर ने पूछा है इफ पी एम इज इक्वल टू, पी एम क्या है भाई, ये कोई वैल्यू है, पी एम इज इक्वल टू आर एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर एम, पी एम की वैल्यू है आर एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर एम, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 n -2, m की वैल्यूज ये हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो अगर आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मिलेगी p1 की वैल्यू, p1 की वैल्यू क्या है भाई, रेड कलर कर लेते हैं इसको, p1 की वैल्यू क्या है, अगर m की जगह 1 रखेंगे तो p1 की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, m की जगह 1 रखेंगे 1 + 1 2 r2 ओवर r1, p2 की वैल्यू हो जाएगी, m की जगह 2 रखेंगे तो r3 ओवर r2, p3 की वैल्यू हो जाएगी r4 ओवर r3, मतलब कुल मिलाकर है क्या, p1 की वैल्यू है r2 ओवर r1, रेडियस 2 ओवर रेडियस 1 यानी कि √2 ओवर 1, P2 की वैल्यू है R3 ओवर R2 यानी कि √3 ओवर √2, इन सब के रेडियस तो हमने निकाल लिया। P3 की वैल्यू है √4 ओवर √3, P4 की वैल्यू है √5 ओवर √4। हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, हमें P की वैल्यू तो मिल गई है, नीचे कहता है PM, M की वैल्यू 1 है तो ये, M की वैल्यू 2 है तो ये। एग्जामिनर ने ये पूछा है P इंक्रीजेस एज M इंक्रीजेस, जैसे ही M की वैल्यू बढ़ रही है तो P की वैल्यू बढ़ रही है,
जैसे ही m की वैल्यू बढ़ रही है तो p की वैल्यू घट रही है, तो मतलब कि कौन सा इनमें से ट्रू है इन चार ऑप्शंस में से, अभी देखते हैं मैं भाई, अभी इन सबको काटते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि √2/1, √3/√2, √4/√3, मतलब कि कौन सा इनमें से बड़ा है। तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आपको दो तरीकों से बताता हूँ इसका सोल्यूशन। पहला तरीका देखो, सबसे पहला तरीका ऑब्जर्वेशन, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, तो कभी कभी आपको चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है, तो क्या करो आप √3/√2 और √4/√3 इन दोनों में तो कंफ्यूज हो रहे हो यार, पता नहीं कौन सा छोटा बड़ा है, तो आप क्या ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करो, इस गैप को बहुत ज्यादा बड़ा कर दो, √1,00,000 अपॉन √99,999, इनमें भी एक का गैप है ना, और इनमें भी एक का गैप है, ये लो, ये सीरीज ऐसे ही बढ़ी है ना। मैंने क्या किया, मैंने एक्सट्रीमेंट्स को ले लिया। अब देखो यहाँ पर अब आपकी कॉमन सेंस बताएगी कि 1,00,000 में और 99,999 में कोई खास फर्क नहीं है। एक तो फर्क हो, किसी बंदे की सैलरी 2 रुपये है उसका 1 रुपया छीन लो, और एक बंदे की सैलरी 1,00,000 है उसका 1 रुपया छीन लो, तो रिलेटिवली 1,00,000 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा रिलेटिवली। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों का ऊपर से रूट कर दिया, डिफरेंस और कम हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही छोटी आएगी, इनके बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन दो में से एक छीन लेना मतलब कि दो को हाफ कर देना मेरे भाई, यहाँ पर ज्यादा गैप होएगा। तो वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है √3 √2, ओवरऑल पी की वैल्यू घटती जा रही है, ओवरऑल पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू छोटी होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई जब वैल्यूज, तो मैं पता चला इनके बीच में कोई फर्क ही नहीं है, इनके बीच में कोई फर्क ही नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट बराबर है, 1 हो जाएगी, और यहाँ पर न्यूमरेटर बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पी की वैल्यू बढ़ रही है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कम हो रही है, मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। अब मान लो आपको ये ऑब्जर्वेशन वाला तरीका पसंद नहीं आया, तो कोई बात नहीं है, तो आप क्या करो, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो भाई। दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका होता है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, √2 × √2 यानी कि 2, 1 × √3 यानी कि √3, तो √3 का होता है 1.72 और 2 तो 2 ही होता है, तो ये वाली चीज़ बड़ी है ना, तो यानी कि ये वाली चीज़ बड़ी है। आगे भी जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, √3 × √3 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर फिर से आप 2√2 की वैल्यू पुट करोगे, तो आप देखोगे कि ये वाली फिर से बड़ी होगी, √2 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो क्या है, ये दो कंपेयर करके आप देख सकते हो कि भाई ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो जैसे ही पी की वैल्यू बढ़ रही है, ओवरऑल जो एक्सप्रेशन की वैल्यू वो घट रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी आ चुका है एक एग्जाम के अंदर, सीडीएस के अंदर, ठीक है, और लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इफ b/y + z/c = 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो चलिए भाई देखते हैं ये क्या है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ, तो ये हो गया ab/bx प्लस xy/bx। तो देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया a/x प्लस x से x गया, ये बच गया y/b। मतलब मुझे a/x और y/b चाहिए, अगर ये मिल गए तो उन दोनों को जोड़ दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो देखो a/x, हमारे पास x/a है, x/a की वैल्यू निकालो और उसको उल्टा करके यहाँ पर रख देंगे, ऐसे ही b/y की वैल्यू निकालो और उसका उल्टा करके यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। भाई देखो यहाँ पर मुझे मिला कि b/y = 1 - z/c, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो c - z/c, तो y/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/b की वैल्यू हो जाएगी c - z। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x/a = 1 - c/z, यानी कि z - c/z, तो a/x की वैल्यू हो जाएगी इसकी z ओवर z - c, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर जब आप डिनोमिनेटर्स को देखोगे, ये z - c है, c - z है, तो क्यों ना मैं इसके साइन को पलट दूँ, तो ऊपर नीचे -1 से गुणा करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और नीचे साइन क्या हो जाएगा, z - c। अगर साइन को पलटोगे तो ऊपर साइन पलट जाता है। साइन मैंने क्यों पलटा, ताकि डिनोमिनेटर जो होगा सेम हो जाएगा और मैं न्यूमरेटर्स को एज इट इज नॉर्मली ट्रीट कर पाऊँ। तो z - c ओवर z - c मींस आंसर इज 1, देयरफॉर दैट इज ऑप्शन ए। Each side of a square subtends an angle of 60 degree at the tip of a tower of height x मीटर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ये अपना 3D फिगर के अंदर है, तो मैं यहाँ पर जो स्क्वायर है उसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं स्क्वायर ऐसे बनाऊंगा, मान लो जमीन पर स्क्वायर बना हुआ है और आप खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3D में है ना भाई। आप पार्क में गए, पार्क में आपको जमीन पर स्क्वायर कैसे बना हुआ दिखेगा, अगर मान लो जमीन पर स्क्वायर बना हुआ है तो ऐसे दिखेगा ना। हाँ, तो मैंने ये इसको साइड से दिखाया आपको, पार्क की धरती पर बना हुआ है, और एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि भाई जो स्क्वायर की हर एक साइड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, कहाँ पर, एट द टिप ऑफ ए टावर। टावर कहाँ पर खड़ा है, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के सेंटर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का सेंटर होता है जब आप डायगोनल्स को ऐसे मिलाओगे तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर कोई खड़ा होगा, ये, अरे भाई सीधा बन जा, हाँ, ये टावर यहाँ पर खड़ा है स्क्वायर के सेंटर में, क्लियर मेरे भाई। अब देखो ये जो साइड्स हैं स्क्वायर की साइड्स हैं, ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब क्या है इसका, इस साइड को मिलाता हूँ और इस साइड को मिलाता हूँ, ये 3D में काम चल रहा है, स्क्वायर जमीन पर लेटा हुआ है, टावर खड़ा है, ठीक है। तो ये जो साइड्स हैं, जैसे एक कोर्ड सेंटर पर एंगल बनाती है थीटा, ऐसे ही इन दोनों साइडों ने यहाँ पर ऐसे एंगल बनाया है 60 डिग्री का। ये जो ट्रेंगल है ये हवा में तिरछी है, बिकॉज 3D चीज़ है, यहाँ पर आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, काफी विजुलाइजेशन करवाइए आपकी कोर्स कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो अभी इनको नाम दे देते हैं मेरे भाई। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया ईच साइड ऑफ द स्क्वायर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द टिप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। तो भाई टावर की जो हाइट है वो है अपनी h, ठीक है, h मीटर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इफ l इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ है l। चलो बहुत बढ़िया,
देन व्हाट इज एच स्क्वायर इक्वल टू, तो हमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ये निकालना है एल के टर्म्स में। तो चलिए भाई अभी निकालते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं अपने काम को। तो देखो अब आप देखिएगा ट्रायंगल बीईसी को, ठीक है, ट्रायंगल बीईसी को, बिकॉज एक स्क्वायर के अंदर बिल्कुल सेंटर पर एक पोल खड़ा है, बिल्कुल सेंटर पर, तो ये जो सिचुएशन है ये सिमेट्रिकल हुई कि नहीं, सिमेट्रिकल मतलब चारों तरफ से बराबर हुई कि नहीं। तो इसी कारण ये जो साइड है यानी कि ई बी और ई सी ये दोनों बराबर होंगी, ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस होगी, ये दोनों साइड्स में बराबर होंगी, ठीक है। और बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री का है, बाकी का एंगल चाहे 120 का, तो 120 को आधा बांट लो, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये ट्रायंगल ऐसे तिरछी है, हवा में याद रखिएगा, हवा में तिरछी है, क्लियर है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई तो ये साइड भी एल हो गई, क्योंकि स्क्वायर की साइड एल है, ट्रायंगल की ये साइड भी एल होगी, तीनों साइड्स एल 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 हो गई, ठीक है। हमें आगे बढ़ना है, हमें निकालना है मेरे भाई एच स्क्वायर, पोल की हाइट निकालनी है हमें, एच स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, देखो फालतू की चीज़ों को हटा देते हैं। यहाँ से ये जो ट्रायंगल हवा में है ई बी सी, इस ट्रायंगल के ऊपर मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल की एल्टीट्यूड, ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ये और लाइन ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पर, ये रेडी हो गई बात, ये समझ में आ गई बात। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी। तो ई एफ जी जो ट्रायंगल है, ई एफ जी पोल, ई एफ जी ट्रायंगल के अंदर ये यहाँ पर पोल है, यहाँ पर 90 डिग्री का इसने एंगल बना है, यहाँ पर ये जमीन पर से लेटी हुई एफ जी जा रही है, और ये जो ई जी है ये हवा में बने हुए ट्रायंगल की हाइट ई जी है। तो हमने क्या करना है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ई एफ जी के ऊपर। तो देखो ये जो पूरी साइड है ए बी, ये है मेरे भाई एल, तो ये जो एफ जी है ये एल का हाफ हो जाएगा, एल का हाफ, एल बाई टू, ठीक है। और ये जो ई जी है, ये ई जी क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, वो होती है रूट 3/2 इंटू एच, तो ये हो जाएगी रूट 3/2 इंटू एल, बिकॉज ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ई बी सी, इसकी साइड है एल। तो बस अब हमने एच स्क्वायर निकालना है। एच स्क्वायर क्या होगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड ई जी है, तो ई जी का स्क्वायर यानी कि रूट 3/2 एल का स्क्वायर, यानी कि 3/4 एल स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर निकालना है ना, माइनस एल स्क्वायर बाई एल बाई टू का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 3/4 एल स्क्वायर माइनस 1/4 एल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 2/4 एल स्क्वायर, यानी कि 1/2 एल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर आंसर होगा जी ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात। अच्छे से डायग्राम बना के इसलिए बताया कि भाई विजुलाइज कर पाओ अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप इजीली विजुलाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ बनी है, तो उसके बाद कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो ऑब्वियस थी, अगर भाई आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए कि अच्छा ऐसे हो रहा है। तो इसलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच यूनिट ए मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन एज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एज बीटा ऑफ टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच। चलो भाई एक टावर है हाइट एच का, ठीक है। फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच यूनिट, एक हाइट है एच यूनिट, एच यूनिट की हाइट से एक बंदा इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करता है अल्फा, और यहाँ पर इन्होंने बताया है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच जो कि इज ग्रेटर देन 4h, जो एच के 4 गुना से बड़ी है, ठीक है। तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पर वो है मेरे भाई अल्फा, ये वाला एंगल, और इसका बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है बीटा। तो इस एंगल को बीटा बोल सकते हैं और इस एंगल को बीटा बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ तो ए बी सी डी ई, और एच जो है ये पूरी हाइट है ये वाली, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला, आगे इन्होंने बोला है टू व्हाट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइंब, एक बंदा है जो एच साइड से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है। टू व्हाट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइंब सो दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गेट इंटरचेंज, और कितनी हाइट पर वो चढ़े ताकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो जाए। मान लो वो यहाँ तक चढ़ गया, क्या मतलब है यहाँ पर एग्जामिनर का कि वो इतनी हाइट कितनी हाइट तक चढ़े कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उनकी वैल्यूज बदल जाए, यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाए। मान लो एक्स हाइट तक चढ़ने पर ऐसा होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा हो जाए, ये कह रहे हैं वो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अल्फा हो जाए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका भी नाम रख देते हैं। तो भाई इनका नाम हो गया डी ई तक हम पहुंच गए थे, डी ई एफ जी। तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना कि भाई कितनी हाइट तक बंदा चढ़े। तो चलिए यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर ये एक्स है, ये एच है, अगर ये एक्स है तो ये सामने ये भी एक्स होगा, छोटी मोटी बात ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ एक्स होगा और ये चीज़ एच होगी, है ना, ये हमें पता होना चाहिए ना। तो चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या सकते हैं, देखो एंगल बीटा दो ट्रायंगल के अंदर बना है, एंगल अल्फा भी दो ट्रायंगल के अंदर बना है। तो एक बार एंगल बीटा की वैल्यूज को मैं कंपेयर करके देख लेता हूँ। एंगल बीटा कौन कौन सी दो ट्रायंगल के अंदर बना है भाई, या तो आप ट्रायंगल ले सकते हो ए बी सी, या फिर आप ट्रायंगल ले सकते हो ए डी सी, कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। और एक और ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो नया एंगल बीटा बना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेन बीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ, टेन बीटा इस एंगल की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है एच और बेस क्या है, इस बेस को मैंने मान लिया बी, और ये बेस भी इन ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, यहाँ पर ये बी है तो यहाँ पर ये वाली लाइन की लेंथ भी है और ये वाली लाइन की लेंथ भी है, ठीक है। एफ डी की लेंथ भी है, ए डी की लेंथ भी है। तो टेन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एच अपॉन बी, और ऐसे ही टेन बीटा इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल एफ ई जी की, इस ट्रायंगल की, यहाँ पर टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो अपना बी ही है, चलो बहुत बढ़िया कट जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर देखो तो ये जो पूरी हाइट है वो है मेरे भाई कैपिटल एच, उसमें से मेरे को घटाना पड़ेगा छोटा एच और एक्स, यानी कैपिटल एच माइनस एच माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो बेस से बेस गया ये, और मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था मेरे भाई टू व्हाट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइंब, कि कितनी हाइट तक वो चढ़े, यानी कि एक्स की वैल्यू
तो इस x को मैं उस साइड भेज रहा हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इस h को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, h माइनस, ये h जो है दोबारा जाएगा छोटे वाला, h माइनस 2h, बस यही है x की हाइट। इसमें कोई खास बड़ा काम किया ही नहीं, मतलब देखो कितनी छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक से डायग्राम बनाओ और ठीक काम कर दो, बस आप बहुत इजीली आंसर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर मैंने किया क्या, एक तो नया एंगल बीटा जनरेट हुआ था और एक पुराना एंगल बीटा था, इन दोनों को मैं इक्वेट करके बस tan बीटा की वैल्यू निकल कर, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई नहीं, tan अल्फा की वैल्यू को इक्वेट करके देखो, कोई पुरानी एंगल है जिसके अंदर अल्फा है, ये रहा एंगल अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई डी से लेकर ई तक, ये हो जाएगा कैपिटल एस में से छोटा एच घटा दो, इस पूरे में से, क्योंकि ये है डी से लेकर ई तक, इस पूरे में से ये वाला घटा दो तो ये आ जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी हो गया। ये तो लाल वाला tan अल्फा था, अब मैं बात कर रहा हूँ काले वाले tan अल्फा की, तो काले वाला tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने, तो परपेंडिकुलर है ये वाला, तो परपेंडिकुलर हो गया छोटा h प्लस x, ठीक है, h प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये बेस एफ जी जो कि है b, तो भाई b से b गया, फिर से इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको उस साइड भेज दो, तो x इज इक्वल टू कैपिटल h माइनस 2h, बहुत ही सटल कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आंसर आ गया अपना ऑप्शन बी। ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ईच कॉर्नर टचिंग द सरफेस फ्रॉम इनसाइड, एक क्यूब है मैक्सिमम वॉल्यूम का जिसका हर एक कॉर्नर सरफेस को अंदर से टच कर रहा है, इज कट फ्रॉम ए स्फीयर, एक स्फीयर से काटा गया है, व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर ये जो फिगर मैं खुद बनाना चाह रहा था आपके लिए, देखो उम्मीद करता हूँ पूरा विजुअलाइज कर पाऊंगा, ये एक स्फीयर है, तो इसको थोड़ा सा 3D बना लेते हैं ऐसे, ये देखो क्लियर है, ये एक स्फीयर है। अब देखो इसके अंदर जो क्यूब है ना, कभी कभी क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या गलत है और क्या सही है आपको बताना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर भी एक स्फीयर है, यहाँ पर मैं गलत तरीका बता रहा हूँ आपको, क्या नहीं है वो बता देता हूँ पहले। तो कभी कभी स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई ये स्फीयर है, इसमें से अगर मैं क्यूब को काट रहा हूँ तो मतलब सर्कल के अंदर से स्क्वायर को काट रहा हूँ, उस टाइप की बात है ना, हर एक कॉर्नर इसको टच कर रहा है, बस वही तो बात है, सेम बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं आपको थोड़े से अलग एंगल से दिखाऊंगा, आप ठीक रास्ता देख लो, अगर आप ऐसे देख सोच रहे हो तो वो बहुत ही गलत है। ठीक है, देखो ये जो अपना सफ़ीर है, इसका सरफेस सिर्फ, जो अपना सफ़ीर है, जो हमारा गोला है, उसका सरफेस, उसकी सतह सिर्फ इस गोल गोल लाल लाइन पर नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, समझे हो, मतलब कि चारों तरफ उसकी सतह है। तो यहाँ पर जो अपना वो है ना क्यूब है, वो कुछ ऐसे है, देखो अब अपनी 3D स्किल्स दिखाता हूँ आपको, अगर दिखा पाए तो, क्यूब है वो कुछ ऐसे है, नहीं इसको टच ना भी करे, ये तो अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये वाला जो कोना है ये टच कर ही नहीं रहा, भाई ये नहीं है कि ये उसी को टच करेगा ऊपर से, नहीं, ये सफियर है, ये चार तरफ से ऐसे है ना, ये जो कोना है ये भी सफियर को सतह को टच कर रहा है ऐसे, समझ रहे हो, इमेजिन करो कि एक बॉल है उसके अंदर ये सफियर है, तो यहाँ पर भी ये सतह है सफियर की ऐसे, ये सफियर की, यहाँ पर अगर फिर से एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो अगर मैं यहाँ पर एक, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो गोला बनाया है लाल लाल, सब ये जो गोल बनाते हैं ऐसे, ये इसीलिए बनाते हैं कि सफियर की सतह आपको दिखा दे, आपको 3D फील हो, आपको थोड़ी सी डेप्थ फील हो। तो यहाँ पर अगर मैं यहीं पर वही सर्कल बनाऊँ ऐसे वाला, देखो ये देखा, तो ये जो सर्कल है ब्लू कलर का, ये सफियर की सतह पर है, ठीक है, इस गोल की सतह पर, सफियर के सरफेस पर, तो ये जो क्यूब है ये इसको टच कर रहा है, वो ये ऐसे टच करेगा, तो ये वाला गलत है, इसमें और इसमें क्या फर्क होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन का। तो एक तो सबसे पहले विजुलाइज करना आना चाहिए, अगर मैं इसको अभी हटा दूँ तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसा कुछ मामला है, अरे भाई समझ में आ गई, ऐसा कुछ मामला है, सफियर के अंदर वो ऐसे फंसा हुआ है। तो अब एक बार इस चीज़ को फिर से बना लेते हैं अपनी को, तो चलिए अब हम देखते हैं भाई, उन्होंने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, सफियर का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम की टेंशन छोड़ दो भाई, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो साइड निकालनी पड़ेगी, और सफियर का वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस पर और साइड पर काम करते हैं, ठीक है अपना। तो चलिए, तो देखो यहाँ पर सफियर का सेंटर होगा कहीं ना कहीं पर, तो एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो कौन है, ये सफियर को जो टच कर रहा है, ये मैं बाहर बना रहा हूँ, ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स है ना, ये जो कॉर्नर है, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये बिल्कुल उसके सेंटर से पास करेंगे, इनके बीच अगर आप डायगोनल बनाओगे, या फिर ये वाला कोना और ये वाला कोना अगर इनका आप बनाओगे, इनका डायगोनल आप ड्रॉ करोगे ना, इस वाले कोने का और इस वाले कोने का, तो ये इसके सेंटर से पास होगा। उसके अंदर आप क्या गलती कर सकते थे, उस 2D फिगर के अंदर आप इस स्क्वायर का, इस फेस का डायगोनल बना देते, फिर ये बोल देते कि ये सेंटर है, ऐसा नहीं है, ये 3D में है मामला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो क्यूब के फेस का डायगोनल नहीं, असली में जो क्यूब का डायगोनल होता है वो ड्रॉ करो, तो इस फेस से लेकर यहाँ ये अगर आप ड्रॉ करते हो ऐसे, तो ये है इस सफियर का डायमीटर, बस अब कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ हो गया ये, और इतना हम माइंड में कर सकते थे ना, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको विजुलाइज करने के लिए बनाया है। तो देखो भाई, अगर क्यूब की साइड ए है, क्यूब की साइड अगर ए है, तो ये जो डायगोनल है अपना ए ओ बी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी √3 है, आपको पता है। तो ये जो √3 है ये पूरा डायमीटर है इस अपने सफियर का, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा √3/2 है,
तो बस रेडियस हमारे पास है, साइड हमारे पास है ए, तो निकाल देते हैं वॉल्यूम। तो हमें निकालना पड़ेगा रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का ऊपर लिखना है तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब अपॉन दैट ऑफ स्फीयर, स्फीयर का नीचे लिखना है तो वो हो गया जी 4/3, तो 3 को ऊपर भेज देते हैं, पाई आर क्यूब, तो पाई आर रेडियस क्या है √3/2 है, तो इसका क्यूब तो ये हो गया 3√3, ऊपर चला जाएगा अपना 8 और नीचे ए क्यूब, तो ए क्यूब से ए क्यूब गया, देन भाई 3 से 3 गया, 4 से गया 2 पर, तो ये हो गया 2/पाई√3 या 2/√3 पाई कुछ भी, तो दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, बस इमेजिनेशन का क्वेश्चन था, एक बार आपने इमेजिन किया उसके बाद सीधा आप ये लिखोगे। इफ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर टू इट्स हाइट, तो एग्जामिनर ने क्या बताया है कि राइट सर्कुलर कोन है, इफ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, इसका जो बेस है उसके सर्कमफ्रेंस का रेशियो किसके साथ, इसके सर्कमफ्रेंस का रेशियो ऑफ ए कोन जिसके बेस का रेडियस है आर, इसका रेशियो होता है एग्जामिनर ने इसकी हाइट के साथ, यानी कि हाइट के साथ। तो भाई कौन का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कौन का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, और उसकी हाइट क्या होती है, हाइट मैंने मान लीजिए h, ये मान लो आप इसकी हाइट है, ठीक है, तो ये एग्जामिनर ने रेशियो बताया 3:1 यहाँ पर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा πrl, बस हमें ये निकालना है, तो कोई खास बात नहीं है। ये जो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के अंदर क्या है, पाई है आर है, मतलब सिर्फ पाई और आर की टर्म में सब कुछ है, तो हमने क्या करना है, ये जो भी पाई आर एल है इसके अंदर बस इस एल को आर की फॉर्म में लिखना है, बस इस एल को। तो देखो एल क्या होता है, एल होता है जी स्लांट हाइट, मान लो ये एच है, एल है ये स्लांट हाइट, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, तो हमारे पास आर ऑलरेडी, अगर आप एल निकालोगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर तो ऑलरेडी आर की फॉर्म में है ही, तो हमें एच को आर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि इसकी हाइट कितनी है एक बार, तो चलिए वो लिखते हैं। देखो 2πr और h इज इक्वल टू 3:1, तो हमें निकालनी है h, तो इस h को एक बार ऊपर भेज दो, तो h ऊपर से आ गया और इस 3 को एक बार नीचे रहा, तो h की वैल्यू हो गई 2πr/3, ये h की वैल्यू होगी, तो बस यहाँ पर यही रखनी है 2πr/3, ये हाइट की वैल्यू है, ये r है और ये l है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इस सारे का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पर किसी की वैल्यू रखनी है एल की, तो भाई दोनों तरफ अंडर रूट कर दो फिर, दैट्स इट। हाँ, लेकिन इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आप बाहर ले सकते हो, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो जब आर स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लोगे तो वो बन जाएगा आर, तो एक बार यहाँ पर रख लेते हैं पाई आर, और ये जो आर स्क्वायर कॉमन है, इस आर स्क्वायर है जो दोनों में, इसको कॉमन लेके बाहर लिया तो वो बन गया आर, और रूट के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, रूट के अंदर रह गया 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 4/9 पाई स्क्वायर, और 4/9 पाई स्क्वायर इसको आप ऐसे भी ले लो, तो 9 नीचे हो गया, ऊपर 9 और नीचे 9, तो नीचे जो 9 है ये भी बाहर चला जाएगा और सोल्व होकर 1/3 आ जाएगा, और आर इंटू आर ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर। तो बस ये आपका आंसर है, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पे दिस विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 3 4 पाई स्क्वायर प्लस 9, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में है। इन अ ट्रायंगल एबीसी ए बी एंड सी आर लेंथ ऑफ दी साइड्स, तो भाई ट्रायंगल एबीसी के अंदर एबीसी जो है वो साइड्स की लेंथ है, तो मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बढ़िया बात सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइड्स, मान लो इस साइड की लेंथ ए है, इसकी भी, इसकी सी, एंड पी क्यू आर दी लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, और पी क्यू आर इसकी मीडियन की लेंथ है, मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो कोई भी ट्रायंगल है, एग्जामिनर ने ऐसा नहीं बोला कि आइसोस्केलस है, इक्विलैटरल है, कैसी भी हो सकती है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, और ये जो लाइन है सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो इसकी लेंथ मैंने मान ली पी, और ये जो एक और मीडियन है इसकी लेंथ मैंने मान लीजिए क्यू, इसको बराबर हिस्सों में बांटते हैं, और तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, और इस मीडियन की लेंथ, इसकी लेंथ बाई आर, क्लियर है। एक बार इनका नामकरण कर देते हैं जरा, तो यहाँ पर ये मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया पी, या पी क्यू आर तो पहले ही नाम है, तो यहाँ पर नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, क्लियर है। तो अब देखो एग्जामिनर ने क्या बोला है कि किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ अगर ए बी सी है, उसकी मीडियंस की लेंथ पी क्यू आर है, तो कौन सी रिलेशन ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि हम इस रिलेशन को डिराइव करें, तो जो साइड है, साइड्स की लेंथ है और जो मीडियंस की लेंथ है, उनके बीच में कई सारी रिलेशन हो सकती हैं, ये नहीं है कि इनमें से जो रिलेशन ठीक है सिर्फ वो वाली होगी, कई सारी दुनिया में बहुत सारी रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जो तरीका नंबर 1 है कि हम इस रिलेशन को डिराइव करें, उसको आप प्रायोरिटी मत दो, हमें एग्जाम में क्या करना है, कम से कम टाइम में ठीक आंसर तक पहुंचना है, ठीक है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो एक दूसरा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर ने हमारे ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं होगी, या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी, या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगी, उन्होंने कहा कोई भी ट्रायंगल है तो कोई भी ले लो ना, तो कौन सी कोई भी ट्रायंगल लेंगे, तो हम वो वाले ट्रायंगल लेंगे जो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी देगी, जो हमें हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहला तरीका ही बताऊंगा डिराइव करना, लेकिन पहले हम दूसरे तरीके का जादू जाने कि आप कोई भी एक स्पेशल ट्रायंगल ले लो, एग्जामिनर ने कोई रोक थोड़ी लगाई है कि भाई दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लूंगा, तो मैंने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी और उसकी साइड्स को मैंने मान लिया 6 जानबूझ के, ठीक है, कुछ भी मान सकता हूँ, 3 3 3 1 1 2 2 2, मैंने 6 क्यों माना, ताकि ये 3 से और 2 से डिविजिबल हो, जिसकी हाइट वगैरह आसानी से निकल आए, ठीक है। और अब एग्जामिनर ने क्या बताया था, एग्जामिनर ने बताया था इसकी साइड्स की लेंथ है ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू हो गई भाई जो साइड्स की लेंथ है 6। उसके बाद एग्जामिनर ने बताया कि पी क्यू आर इसकी मीडियन की लेंथ है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको बात ध्यान है कि जो मीडियन है, जो माध्यिका होती है, वो उसका लंब होती है, वो उसकी एटीट्यूड होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियन
और तीनों एल्टीट्यूड एक ही बात होती है। तो यहाँ पर अब देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये जो अपनी एल्टीट्यूड है, हर एक एल्टीट्यूड की लंबाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर हो जाएगी, यानी कि √3/2 × 6, यानी कि 3√3, यानी कि पी क्यू और आर की जो वैल्यू है दैट इज 3√3। तो हमारे पास ए बी सी की भी वैल्यू है, पी क्यू आर की भी वैल्यू है, और ये एक ट्रायंगल भी है। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए ये जो सिचुएशन है ठीक होनी चाहिए ना, तो हमारा आंसर तो लगा के देख लो कौन से वाली सिचुएशन चाहिए। तो देखो P + Q + R, P + Q + R क्या है, P + Q + R है 3√3 × 3, और 3√3 को 3 बार जोड़ा गया तो ये 9√3 है। तो P + Q + R इज 9√3। A + B + C क्या है, A + B + C है 18। तो एग्जामिनर ने क्या बोला है कि बराबर है 2 × P + Q + R = ABC, यानी कि 2 × 9√3 = 18। तो 9 दूनी 18, √3 इज नॉट इक्वल टू 18, ये ठीक नहीं है। आगे एग्जामिनर ने बोला 9√3 × 2, यानी कि 18√3 इज ग्रेटर देन 3 × 18 इज ग्रेटर देन 54। तो भाई ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि 18 3 54 होता है, तब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन √3 जो है वो 3 से छोटा होता है। तो ये वाला जो है 18√3 ये 54 से छोटा होगा, दूसरी वाली सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। हाँ, नेक्स्ट सिचुएशन ठीक है कि भाई ये जो 18√3 दिस इज लेस देन 54, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो आप समझ रहे हो कि एग्जामिनर ने हमसे किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ और उसकी मीडियन की लेंथ के बारे में कोई रिलेशन पूछी, तो एक ऐसी ट्रायंगल ले लो ना जो आपके लिए काम को आसान कर दे। अब मैं आपको ये रिलेशन डिराइव करके भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, रिलेशन डिराइव करना भी आना चाहिए, आपका दिमाग ओपन होगा। तो आप एक बार खुद ही ट्राई करो जरा, ये रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करो जरा, ठीक है। मैं तो डिराइव कर ही रहा हूँ, तो चलो भाई, तो ये वाला रिलेशन डिराइव करना है, अब मुझे पता है ये वाला करना है, मैं कर देता हूँ, बिकॉज कई सारे रिलेशन हम बना सकते हैं भाई। अब देखो ये हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, और इसकी साइड्स की लेंथ है ए बी और सी, और 3 इसके मीडियंस हैं, एक ये और एक ये। इनकी मीडियंस लेंथ है इसकी पी, इसकी क्यू और इसकी आर, ठीक है। तो अब देखो इनका नाम दे देते हैं पॉइंट्स का, इस पॉइंट का नाम है एक्स, इसका नाम वाई, और इस पॉइंट का नाम है जेड। तो अब जो भी मैं आपको ट्रायंगल बोलूँ आपको उस ट्रायंगल की तरफ देखना है, क्लियर है मेरे भाई। तो आपको देखना है ट्रायंगल ए बी एक्स। अब मैं करूँगा क्या, एक मैं रिलेशन बना रहा हूँ ना, मैं आपको वो बता देता हूँ कि पीछे की थिंकिंग क्या है। मैं रिलेशन बता रहा हूँ ट्रायंगल की साइड की लेंथ और उसकी मीडियन की लेंथ के बीच में। तो मैं कोई ऐसी ट्रायंगल चूज करूँगा जिसके अंदर ट्रायंगल की साइड होगी और उसकी मीडियन होगी, बस कोई भी ट्रायंगल चूज करूँगा। तो जैसे मान लो, और जो भी मैं ट्रायंगल चूज करूँगा, अब आपको लगेगा कि भाई कौन सी ट्रायंगल चूज करोगे, ये लगेगा ना आपको, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रायंगल चूज करोगे। तो देखो मेरे भाई, आप जिस भी ऑर्डर में आप ट्रायंगल चूज करोगे, हर एक उस ऑर्डर से एक नई सिचुएशन निकल कर आएगी, वो थोड़ी देर में आप समझोगे, मैं आपको समझाऊंगा। देखो फिलहाल आप कंसंट्रेट करो ट्रायंगल ए बी एक्स के ऊपर, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी एक्स के अंदर आप देखोगे कि ये वाली साइड क्या है, इस वाली साइड की लेंथ है सी, और इस वाली साइड की लेंथ क्या है, इस वाली साइड की लेंथ है a/2, क्योंकि इस पूरी साइड की लेंथ है a, ठीक है। देन इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो मैं एक बात बोल सकता हूँ आपको, एक बात पता है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, क्लियर। तो अब मैं ट्रायंगल ABX की बात कर रहा हूँ, तो ABX की ये 2 साइड, ये वाली और ये वाली, इन दोनों साइड का सम, यानी कि C + A/2, C + A/2 इज ग्रेटर देन ट्रायंगल की ये जो साइड है P। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल की साइड्स को इन्वॉल्व किया और उसकी मीडियन को इन्वॉल्व किया, मैं उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, इज ग्रेटर देन P। अब मैंने ये वाली ट्रायंगल ली थी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली थी, जब एल्टीट्यूड P ने ट्रायंगल को काटा। अब मैं एल्टीट्यूड Q वाली ट्रायंगल ले लूँगा, ये वाली ट्रायंगल पकड़ दूंगा, ठीक है, Q वाली। तो अब आप देखिएगा ट्रायंगल, मैं जो भी ट्रायंगल बोलूँ BCY, तो BCY के अंदर एक तो ये साइड है, ये, और ये साइड है। तो सम ऑफ 2 साइड्स, ये दोनों साइड को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल की साइड को, और इस ट्रायंगल की तीसरी साइड मीडियन की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि A + B/2, ये वाली साइड B/2 है, इज ग्रेटर देन Q, ये Q से बड़ी होगी। इसी तरीके से अगर आप PQ, तो हमने ले लिए PQ, R वाली, R ये वाली है ना, ये वाली ट्रायंगल लोगे, तो इसमें ये वाली ट्रायंगल एक बार लो। तो सम ऑफ 2 साइड्स, यानी कि B + C/2 इज ग्रेटर देन R। तो इन तीनों को जोड़ दो एक बार। जब आप इन दोनों, तो देखो C एक बार यहाँ पर आ चुका है, और एक बार C/2, एक बार A आ चुका है, एक बार A/2, एक बार B आ चुका है, एक बार B/2। तो मतलब हर एक चीज़ डेढ़ बार आई है। C एक बार आ चुका है, एक बार C/2, यानी कि C/2 टाइम्स आई है ये साइड, 3/2 A + B + C इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, इज ग्रेटर देन P + Q + R, और यहाँ से A2 उस साइड चला जाएगा, तो ये मामला है 3 × A + B + C इज ग्रेटर देन 2 × P + Q + R, मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने डिराइव की है ये चीज़, ठीक है। ये हमने ऑप्शन 2 गलती से मार्क कर दिया था, ऑप्शन C आंसर था, ठीक है, मैंने 2 को मार्क करता था ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने डिराइव की है। तो अब देखो, अब आप, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने एक ऐसी ट्रायंगल चूज करनी है जिसके अंदर साइड्स एंड मीडियंस दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो। तो ऐसी ट्रायंगल आप कितने वे में चूज कर सकते हो। सबसे पहले देखो, एक तो मैंने ये वाली ट्रायंगल चूज की थी, बड़े वाली ट्रायंगल, जब मीडियन ने ट्रायंगल को तो इसमें बांट दिया। एक तो ये तिक्का हो गया, एक तिक्का हो गया ये वाला, ये अगर मैं इस पॉइंट को O नाम दे दूं, ध्यान से सुनिएगा, एक तो इस तरह की ट्रायंगल है जब ये ट्रायंगल का आधा वाला हिस्सा। दूसरा, अगर मैं इस पॉइंट को O नाम दे दूं, तो दूसरी ट्रायंगल है BOX, ट्रायंगल BOX को देखो, जब ये जो BY है, BY एक मीडियन है, BY मादी का है, उसकी लेंथ Q है, तो ये जो है BO, ये Q/3 है तो मीडियन की लेंथ, और ये जो है OX, ये P/3 है। P का 1/3 है, ये सेंट्रोइड के नीचे तीसरा हिस्सा होता है, और सेंट्रोइड के ऊपर यहाँ पर
टू थर्ड, सॉरी क्यू बाई थ्री में बोल गया, ये जो बी ओ है ये क्यू का टू थर्ड है, और यहाँ पर ये क्या है, ये साइड का ए बाई टू है। तो आप इस ट्रायंगल को भी चूज कर लेते, दूसरा तरीका है ट्रायंगल चूज करने का। तो यहाँ पर एक अलग रिलेशन निकल कर आएगी, यहाँ पर एक अलग रिलेशन निकल कर आएगी। अगर आप एक और तरीके से साइड और मीडियन जिस ट्रायंगल के अंदर इन्वॉल्व है वो ट्रायंगल अगर आप चूज करोगे, हम कई तरीकों से चूज कर सकते हैं। मान लो ये वाली ट्रायंगल आप चूज करो, बी ओ सी, फिर ए ओ सी, फिर ए ओ बी, समझ रहे हो। कुल मिलाकर हमें साइड और मीडियन के बीच में रिलेशन निकालनी है, तो कोई भी तीन ट्रायंगल्स उठाओगे एक तरह से दिखने वाली, और उनके इधर साइड और मीडियन के बीच में जो रिलेशन है वो हम डेवलप करेंगे। थोड़ी देर में ये जो तीन अलग रिलेशन निकलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो समझ में आ गई रिलेशन कैसे बनानी है। थोड़ी देर में और समझ में आएगी अगले क्वेश्चन के इधर, टेंशन मतलब। तो एक बार ये अगला क्वेश्चन है ये करके दिखा दो सर। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन के जैसी सिचुएशन है यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, एक ऐसी ट्रायंगल ले लो जिसके अंदर आपको इजी वैल्यूज मिल जाएं और आपको वैल्यूज याद हैं कि उसकी मीडियन कितनी होगी, उसकी साइड कितनी होगी, इसीलिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हम रिलेशन को डिराइव करें। तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूँ, और एग्जामिनर ने क्या बोला, इसकी साइड्स की लेंथ ए बी सी है, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान ली जिसकी साइड्स की लेंथ है 6 6 6, ठीक है। तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 6। उसके बाद एग्जामिनर ने बोला है कि ये इसकी मीडियंस है। तो आपको एक बात पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन है वो उसकी हाइट का काम भी करती है। तो यहाँ पर इसकी हाइट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई √3/2 इंटू ए, यानी कि 3√3। तो एग्जामिनर ने जो बताई है कि पी क्यू आर मीडियन है ट्रायंगल की, तो तीनों मीडियंस की लेंथ हमें पता है पी क्यू आर की, दैट इज 3√3। अब हमने बताना है कि कौन सी वाली रिलेशन ठीक है। तो हमारे पास देखो ए बी सी की वैल्यूज है, पी क्यू आर की वैल्यूज है, तो इजीली बता दोगे। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, बिकॉज ये तीनों के अंदर यूज हो रहा है ना, सॉरी चारों रिलेशन के अंदर यूज हो रहा है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी से 18, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो 3 की 9√3। अब देखा हूँ मैं ऊपर वाली रिलेशन करेक्ट है, सबसे पहले वाली 18 इज लेस देन 9√3, ये वाली रिलेशन गलत। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, 3 इंटू 18 यानी 1 इज लेस देन 4 इंटू 9√3 यानी 9 चौके 36√3। तो देखते हैं जरा, तो √3 क्या होता है, √3 इज 1.73। तो देखो भाई 36 का 1.5 गुना ही 54 होता है, जल्दबाजी के चक्कर में कैसी राइटिंग होगी। 36 का 1.5 गुना 54 होता है। 36 को अगर 1.5 टाइम्स करोगे तो 54 आ जाएगा, और अगर 36 को 1.73 टाइम कर दोगे तो वो पक्का 54 से बड़ा हो जाएगा। ये वाला रिलेशन ठीक है, 1.5 टाइम्स करने पर ये 54 के बराबर है, तो 1.73 टाइम्स करने पर ये बड़ा हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। अब दूसरा तरीका कि आपको ये रिलेशन डिराइव करनी है, तो मैंने क्या बताया था कि अलग ट्रायंगल को पकड़ोगे तो अलग रिलेशन निकल कर आएगी। ऐसे सेम क्वेश्चन है, अलग ट्रायंगल को पकड़ोगे तो अलग रिलेशन निकल कर आएगी। तो मैं आपको दो रिलेशन और निकाल कर बता देता हूँ, और इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो पिछले क्वेश्चन के साथ क्लब करके देखने लायक है, तब भी मजा आएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो लगातार देख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। तो चलो एक रिलेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको निकाल कर दिखा चुका हूँ, दो रिलेशन और दिखा देता हूँ। देखो, तो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ मैंने मान ली ए बी और सी, और ट्रायंगल की जो मीडियंस हैं इस एक मीडियन की लेंथ मैंने मान ली पी, एक मीडियन की लेंथ क्यू, और इस मीडियन की लेंथ मैंने मान ली सी आर। क्लियर है। और ये अपने पॉइंट्स हो गए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब ध्यान से मेरी बात सुन रहिएगा बस। मैं एक्जैक्टली सिंपल सी बात यूज़ करूँगा यहाँ पर। कौन सी सिंपल सी बात है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है हमेशा। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम लोगे तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्रायंगल चूज़ की थी, मैंने वो वाली ट्रायंगल चूज़ की थी कि बड़ी ट्रायंगल को जो मीडियन ने बांट दिया, ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल चूज़ की थी, और बड़ी बड़ी ट्रायंगल ये जो मैंने चूज़ की उसके अंदर मैंने तीनों मीडियंस को लिया। अब मैं वो वाली ट्रायंगल चूज़ कर रहा हूँ, ये वाली जो 6 ट्रायंगल यहाँ पर बनी है ना, वो वाली ट्रायंगल, उनमें से 3 ट्रायंगल उठाऊंगा। ठीक है, एक बार ये वाली उठाऊंगा, एक बार ये वाली उठाऊंगा, ऐसे एक एक करके। मतलब देखो कैसे उठा रहा हूँ मैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं। मैं क्या कहूँगा कि एक बार ये ट्रायंगल उठा ली बी ओ सी, तो नीचे ये जो ट्रायंगल बनी है इसमें से मैंने लेफ्ट वाली उठा ली। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनी है इसमें से लेफ्ट वाली उठा लूँगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनी है इसमें से लेफ्ट वाली उठा लूँगा। जब मैं इनको नीचे से देखूंगा ट्रायंगल को, लेफ्ट वाली कौन सी है। आप बेशक से राइट वाली भी उठा सकते हो, लेकिन सारी राइट वाली उठाना ताकि अपनी रिलेशन बन जाए अच्छे से। तो अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल बी ओ सी। तो ट्रायंगल बी ओ सी के अंदर ये जो बी ओ है, ये जो ओ है ना, ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर 2/3% पड़ा रहता है, यहाँ पर 1/3% पड़ा रहता है। तो इसीलिए ये जो बी ओ है ये है मेरे भाई 2/3 टाइम्स ऑफ क्यू, मीडियन क्यू का, क्योंकि ये मीडियन क्यू है। और ये जो ओ पी है ये पी का 1/3 है, ये पी का 1/3 है। और ये जो बी एक्स है ये क्या है, ये जो साइड सी है उसका हाफ है। तो मुझे एक बात पता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मैं एक तरफ सारी मीडियंस ले लूंगा और दूसरी तरफ मतलब क्यू और पी जो वो मीडियंस का हिस्सा है, और एक तरफ अपनी साइड आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मीडियंस भारी पड़ी, ट्रायंगल की दो साइड मीडियन की फॉर्म में आई है। तो 2/3 क्यू प्लस 1/3 पी इज ग्रेटर देन c/2। तो सिमिलरली मैं ये ट्रायंगल लूंगा और मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ, सम ऑफ टू ट्रायंगल्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो सी ओ यानी कि 2/3 ऑफ आर प्लस बी ओ यानी कि 1/3 ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन b/2। सिमिलरली एक और रिलेशन लिखते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर कि भाई बी ओ यानी कि 2/3 ऑफ क्यू प्लस जेड ओ यानी कि 1/3 ऑफ आर इज ग्रेटर देन
a/2। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो तब आपको पता लगेगा कि मेरे भाई q का 2/3 आ गया और q का 1/3 आ गया, यानी कि q पूरा आ गया 2/3 1/3। ऐसे ही p भी आ गया, ऐसे ही r भी आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आया p प्लस q प्लस r इज ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड पर क्या आया, राइट हैंड साइड पर आया हर एक साइड का हाफ, a प्लस b प्लस c का हाफ। तो आपको ये रिलेशन मिली कि 2 गुना p प्लस q प्लस r का 2 गुना इज ग्रेटर देन a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको एक रिलेशन बताई है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। जब आप इस ट्रायंगल को पकड़ते हो ये वाली रिलेशन निकल कर आती है, इस तरह के ट्रायंगल्स को पकड़ते हो तो एग्जामिनर कल को आपके क्वेश्चन में ये वाली रिलेशन भी दे सकता है। अब हाँ, अब आपको लगे कि इस वाले क्वेश्चन की जो रिलेशन है वो कैसे आएगी, तो अपनी तीसरी तरह के ट्रायंगल का जो जोड़ा आपने बताया, जो ग्रुप बचा वो वाला उठा लेते हैं। तो एक बार ये सारा फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी रिलेशन समझ में आ गई, तो चलो एक बार फिर से बताता हूँ भैया आपको। ए बी सी, ठीक है, साइड्स की लेंथ क्या है, ए बी सी। अब हमारे पास आ गई मीडियन, इसकी लेंथ पी। और मैथ को एंजॉय करके सीखना सीखो, बर्डन लोग हैं तो सिर्फ मैथ की बात नहीं, जिंदगी में कुछ भी सीखोगे, मान लो आपने सीखना है तो ऐसे सोचना कि क्या ये मेरे को ज़िंदगी भर के लिए सीखना है। ज़िंदगी भर के लिए मतलब कि यहाँ पर आपका बर्थ है और यहाँ पर आपकी डेथ है, कि क्या ये मेरे को ये काम मेरे को ज़िंदगी भर के लिए करना है। दो रास्ते होंगे आपके पास। दूसरा रास्ता हो सकता है कि मान लो, चलो ये भी काम की बात है, आपको समझाई देता हूँ कि आप मान लो आज यहाँ पर हो, यहाँ पर, तो आपके पास दो रास्ते होंगे। मतलब आज आप पैदा तो नहीं हुए ना, पैदा होकर आगे बढ़ चुके हो, अभी मौत की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी काम करो तो देखो कि क्या मेरे को ये मृत्यु तक करना पड़ेगा, या मेरे को 6 महीने करना है या 7 महीने करना है। अगर आपको लगता है कि ये मुझे मरते दम तक ये काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसे सोचो कि क्या मुझे ये काम पसंद है। अभी अगर मरते दम तक कोई काम करना है, रोज़ करना है, पसंद होना चाहिए। तो आपके दो रास्ते निकलेंगे कि भाई पसंद है या पसंद नहीं है। अगर पसंद है आपको वो काम तो जीना लगा के वो काम करो, मरते दम तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि पसंद है दूसरों को भी पत्थर मारना पसंद है, उस वे में नहीं, ठीक है, ठीक डायरेक्शन में लेना, ठीक है। ऐसे फिर दूसरे जवाब देंगे फिर वो आपको पसंद नहीं होगा। देन कि आपको ये लगता है कि मेरे को काम पसंद नहीं है फिर भी मरते दम तक करना पड़ेगा, तो किसी न किसी टाइम मेरे भाई उस काम को बदलने की कोशिश करो, एफर्ट्स लगाओ। हो सकता है आपको अपनी जॉब पसंद ना हो या जो भी पसंद ना हो, आपको लगता है कि बहुत मेरे को 30-35 साल करना पड़ेगा, तो अगर पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा उसको बदलने के प्रयास करो, उसको कंटिन्यू रखो, लेकिन कोशिश करो कि आप बदल पाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो वो कैटेगरी होगी जब मरते दम तक काम करने हैं। देन एक कुछ ऐसे काम है जैसे कि प्रिपरेशन, कि मेरे को मरते दम तक नहीं करना, 6 महीने करना है या फिर मेरे को 1 ईयर तक करना है। तो ये जो काम है ना, इनमें कई बार बंदा क्या करता है, क्योंकि मैक्सिमम काम ऐसे ही होते हैं जिंदगी भर के लिए काम, ऐसे नहीं होते कि भाई जिंदगी भर तक के लिए आप तैयारी कर रहे हो अनप्लेजेंट जीव। तो देखो अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बी ओ सी, ए ओ सी, जहाँ पर अपनी ये वाली रिलेशन निकलेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ओ सी जब आप लोगे तो यहाँ पर देखो ये जो बी ओ है ये क्या है, ये है 2/3 ऑफ क्यू, और ये जो है ये सी ओ ये क्या है, ये है 2/3 ऑफ पी, और ये साइड है पूरी ए। तो हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन 3 साइड्स, ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड का सम। तो भाई 2/3 ऑफ पी प्लस क्यू इज ग्रेटर देन ए। सिमिलरली यहाँ पर जब आप देखोगे तो 2/3 ऑफ ये वाली है आर, ये वाली है पी, पी प्लस आर इज ग्रेटर देन बी। और 2/3 ऑफ जब आप ये वाली ट्रायंगल देखोगे, ये वाली है पी, ये वाली है क्यू, पी ये वाली क्यू नहीं होगी, फिर ये वाली पी, ये वाली क्यू, तो पी और क्यू तो हम ले चुके हैं ना। अच्छा 2/3 मैंने पी बोल दिया, ये यहाँ पर मैंने गलती की है थोड़ी देर पहले। ये जो ये आर है इस मीडियम की लेंथ, तो दिस इज 2/3 ऑफ आर। तो यहाँ पर आपको कुछ डाउट भी हुआ होगा, ये क्यू ये पी नहीं ये आर था, ठीक है भाई, सॉरी फॉर दैट, ये आर, ठीक है। और यहाँ पर पी प्लस क्यू है इज ग्रेटर देन सी। अब आप जब इनको जोड़ोगे लेफ्ट हैंड साइड वालों को तो आप पाओगे कि 2/3 तो समय कॉमन है, और उसके बावजूद 2/3 तो हमने कॉमन ले लिया, उसके बावजूद पी 2 बार आ रहा है, क्यू 2 बार आ रहा है, आर 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, हर एक चीज़ 2 बार आई, इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। तो इस 2 को बाहर लेकर चले जाओ, ये 4 बन जाएगा, ब्रैकेट को खत्म करो, इस 3 को ऊपर लेकर चले जाओ, इस साइड ये हो जाएगा ग्रेटर देन 3abc। तो इस क्वेश्चन वाली जो सिचुएशन है वो यही है, 3abc इज लेस देन 4 टाइम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो मतलब ये डिराइव करने में आपको नहीं सिखा रहा, डिराइव करने के लिए एक थिंकिंग पैटर्न दे रहा हूँ, रटने के लिए मैं नहीं बोल रहा। अदरवाइज आपने इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि वैल्यूज पुट करना सीखो, तो यहाँ पर भी देखो अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूंगा तो 0 रेज़ टू पावर 1 होएगा, 0 रेज़ टू पावर 0 होएगा, कंट्रोवर्शियल सा केस हो गया, 0 रेज़ टू पावर 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, इसको छोड़ो। अगर मैं x की जगह रख दूंगा 1, मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, x a b c की जगह, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1 रख दूंगा तो 1 की पावर आप कुछ कर लो, चाहे आप 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, -1 कर लो, -2 कर लो, 1 की पावर कुछ कर लो, आंसर 1 नहीं रहेगा। तो उसके बाद मुझे a b c की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, मैंने जस्ट x की वैल्यू 1 पुट की। b और a के बारे में टेंशन ही छोड़ दो, c और a के बारे में टेंशन छोड़ दो। हम ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यू तो रख ही सकते हैं ना जिनके कारण b और a, c और a 0 ना हो, कोई कंडीशन वो लेट ना हो। तो a b c के बारे में छोड़ना ही सोच दो, मैंने जस्ट x की वैल्यू 1 रखी, तो ये वैल्यू भी बना गई, ये वैल्यू भी बना गई, तो 1/1 + 1 + 1 तो 1/3। सिमिलरली आगे भी 1/3, आगे भी 1/3, तो आंसर हो गया जी 1। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो।